बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज है 22 सितंबर 2020। हम थेरी पहले कवर करेंगे, एक्सरसाइज 2.6 की। तो फिर देखेंगे, एक्सरसाइज भी कवर करने की कोशिश करेंगे। मे बी उसके लिए अलग लेक्चर ही होगा। पिछले चैप्टर तो काफ़ी छोटा था, उसकी थेरी और एक्सरसाइज तो इकट्ठी मैंने कवर कर दी। इसमें लगता है थेरी में थोड़ा टाइम लग जाएगा। आज हमने दो बड़े अहम कंसेप्ट्स कवर करने हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस और फंक्शंस बड़े फंडामेंटल हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये बहुत अहम है। ये फंक्शन ही ज़्यादा होता है, रिलेशनशिप इतना नहीं होता। रिलेशन भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें दोनों में रिलेशन ये है कि रिलेशंस जो हैं वो सुपरसेट है, इसे आर कह लें, और ये फंक्शंस जो हैं वो सबसेट है। तो यू कैन से फंक्शंस आर सबसेट ऑफ रिलेशंस, या इनको एफ इज सबसेट ऑफ आर, इस तरह रिप्रेजेंट कर लें। ईच फंक्शन को एफ से और ईच रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इधर आर जो है वो कंफ्यूजन पैदा कर सकता है कि ये रियल नंबर तो नहीं है। तो रिलेशंस और ये फंक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। पहले रिलेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद फंक्शंस को देखेंगे। एक और इसको, इस फिगर को कहने का तरीका ये है कि एवरी फंक्शन is a relation, whereas not every relation is a function। हर फंक्शन तो एक रिलेशन होगा, लेकिन हर रिलेशन एक फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि हो। वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके जी हॉर्स, घोड़ा, और आपके रनिंग हॉर्स या ब्लैक हॉर्स कह लें। अब ब्लैक हॉर्स, हर ब्लैक हॉर्स तो हॉर्स है, ठीक है, लेकिन हर हॉर्स ब्लैक हॉर्स नहीं होता। तो ये रिलेशन जो है वो आम जिंदगी में तो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे फादर और सन का रिलेशनशिप है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, पीपल भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर इस तरह सैकड़ों रिलेशन आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होते हैं। रिलेशन इसमें कह रहा है कि इन एवरीडे यूज रिलेशन मींस एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ। अच्छा, तो डेफिनेशन ज़रा बुक से ही देख लेते हैं आपकी। हाँ जी, तो ये रिलेशनशिप को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, कहता है इन एवरीडे यूज रिलेशन मींस एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स। फॉर इंस्टेंस, टीचर, pupil, son, mother, wife, brother, sister, friend, house owner. In mathematics, also some operations determine relationship between the two numbers. For example, इस सारी में आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, सिर्फ एक चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ना आप अपनी वोकेबलरी का हिस्सा बना लें। अच्छा, इसमें जो लोग हैं, तीनों कैटेगरी से अब मैं मुखातिब हूँ। जो मैथ लवर्स हैं, पहले तो मैथ गुरुज कह लें, मैथ लवर्स, और इवन के जो हमने सैम्स रखी थी, जो ये तीनों कैटेगरीज क्या हैं मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देख लें, इस कोर्स का पहला जो लेक्चर था। अच्छा, इंट्रोडक्शन दिया था मैंने पूरे कोर्स का उसमें। तो ब्रीफली बताता चलूँ, मैं एम जी मीन्स मैथ गुरुज, मैथ लवर, सैम्स स्टे अवे मैथ, जिनको मैथमेटिक्स की इतनी ज़्यादा ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़नी, उनकी बात हो रही है। अच्छा, अब
जो इंग्लिश के इस तरह के वर्ड्स हैं ना, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि इस तरह के आप एक अलहदा से अपनी डिक्शनरी बनाएं, और उसमें ये वर्ड्स लिख लिया करें। मसलन ये जाके आप पहले भी ये वो बताया था एक वर्ड का आपको मीनिंग, एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट होता है कि एक ये टेंजिबल चीज़ नहीं होती, और एक आइडिया जहन में ही होता है। ये पहला ही मीनिंग इसमें इस्तेमाल होगा, एग्जिस्टिंग इन थॉट आर एज एन आइडिया बट नॉट हैविंग ए फिजिकल और कंक्रीट एग्जिस्टेंस। एक ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ सोच में ही एग्जिस्ट करती हो और उसका फिजिकल कनेक्शन कोई ना हो। फर्ज करें कि ये दो ऐसे, ये रोड है, ये रोड यहाँ खत्म हो गई, ये रोड इधर जा रही है, ये रोड इस तरफ को जा रही है, ये रोड इस तरफ को जा रही है, तो इनके ऊपर ये जो ब्रिज है, ठीक है, ये सारा सॉलिड है। ये नीचे इसमें से फर्ज करें कि दरिया बह रहा है, दरिया के ऊपर से ये ब्रिज है। तो ब्रिज और इन दो रोड्स का, इसको R1 कह लें, रोड 1 रोड 2 कह लें, इसमें ये जो ब्रिज है वो फिजिकल कनेक्शन है। अगर हम पूछें कि R1 और R2 किस तरह कनेक्टेड है या इनका रिलेशन क्या है आपस में, तो हम कह सकते हैं कि ये कनेक्टेड है एक ब्रिज के थ्रू। लेकिन जरूरी नहीं होता। ये जो फादर और सन है उसमें तो क्या कोई रिलेशनशिप है आपस में, कोई फिजिकल नजर आता है आपको, लेकिन बड़ा गहरा ताल्लुक है, बाप बेटे का ताल्लुक बहुत गहरा होता है। और इसी तरह उस्ताद और टीचर शागिर्द का भी बाज़ औक़ात बड़ा गहरा रिलेशनशिप हो जाता है। लेकिन ये सारे एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप हैं, नज़र नहीं आएंगे आपको, टेंजिबल नहीं है ये भी वर्ड आप जो है अपनी डिक्शनरी का हिस्सा बना लें। टेंजिबल, टेंजिबल जिसके छुआ जा सके, कोई भी चीज़ जिसे छुआ जा सके वो टेंजिबल कहलाती है। इनटेंजिबल, ठीक है, तो ये इनटेंजिबल एब्स्ट्रैक्ट, आप दोनों रिलेशनशिप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन से, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भी इससे रिप्रेजेंट हो जाते हैं। तो हम देखते हैं क्या कह रहा था ये। इन एवरीडे यूज रिलेशन मींस एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पर्संस और ऑब्जेक्ट। दो पर्संस या ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन को रिलेशन वो कहलाता है, कनेक्शन उनके दरमियान एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन, ठीक है। इन मैथमेटिक्स आल्सो सम ऑपरेशंस डिटरमिन रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। फॉर एग्जांपल, आगे वो एग्जांपल दे रहा है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। फर्ज करें ये नंबर्स मैं आपको लिखता हूँ, आपको पता चल जाएगा क्या, मैं इनको आपस में पेयर कर देता हूँ, और फिर उसके बाद 2 है, 4 है, 3 है, 9 है। पैटर्न आपको समझ आ गई होगी, अभी तक नहीं आई तो ये स्क्वायर हो रहा है, जो भी पहला नंबर है दूसरा नंबर स्क्वायर हो रहा है, तो हम इनका रिलेशनशिप लिख सकते हैं। अगर ये y कोऑर्डिनेट हो और ये x कोऑर्डिनेट हो तो y और x किस तरह रिलेटेड है आपस में, x स्क्वायर के साथ रिलेटेड है। ये एक रिलेशनशिप हो गया इनके दरमियान। इसी तरह स्क्वायर रूट का हो सकता था, पहला 1 दूसरा 1, पहला 4 दूसरा स्क्वायर 2 हो सकता था, पहला 9 होता, ये 3 होता है, इसी तरह सो ऑन आगे चल सकता था। तो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। एक आप ऐड कर देंगे इधर जो भी नंबर है, या चलें 5 ऐड कर लेते हैं कि जो भी नंबर है उसमें से 5 ऐड हो रहा है, ये रिलेशनशिप है। y वुड बी इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। 3 है तो इधर 8 आ जाएगा, ये रिलेशनशिप है इनका आपस में। अच्छा जी, तो टेक्निकली कह रहा है कि ए रिलेशन इज a सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। बुक में इसलिए जा रहा हूँ, बुक की तरफ रेफर कर रहा हूँ कि आपको आदत होनी चाहिए बुक पढ़ने की। खासकर ये जो पहली दो कैटेगरीज हैं, ये ऊपर ये जो बनाई हैं मैथ लवर्स, और इस तरह कह लेते हैं मैथ लवर्स और मैथ गुरुज। आपको बुक पढ़ने की, सेल्फ स्टडी की आदत होनी चाहिए, नहीं तो आप जो है वो मसला होगा आपका। अच्छा, ये देखते हैं इस लाइन में क्या कह रहा है। कह रहा है जी कि टेक्निकली ए रिलेशन इज a set of ordered pairs whose elements are ordered pair of related number or objects. The relationship between the components of an ordered pair may or may not be mentioned. अच्छा जी,
कहता है कि ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनके एलिमेंट्स आर ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेटेड नंबर्स आर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो ये ऊपर हम मैंने रिलेशन ये लिखे हैं 4 और 5, ये रिलेशन क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 4, ये ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये देखें लिख कैसे रहा है, स्क्वायर लिखा, उसके बाद 2 कॉलम्स हैं और फिर ये स्क्वायर रूट लिखा, 2 कॉलम्स 2 और 4 इक्वल का, 2 into 4 is equal to 4। इस तरह कह रहा है कि इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसी को उसने बस टेक्निकल लैंग्वेज में इधर लिख दिया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो फर्ज करें अब दो सेट्स हैं हमारे पास, ए और बी, दो सेट्स हैं, टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए इंटू बी से लिखा जाता है, और इसे बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं आपस में। ये हम पीछे देख चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले चैप्टर में भी हमने देखा था। इस तरह जो लिखे जाते हैं, फर्ज करें कि ये छोटा से सेट्स ले लेते हैं, ए को ले लेते हैं 1 और 2 ले लेते हैं, और बी को ले लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं। तो ए और बी प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, 1 A 1 B 2 A 2 B, ये प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये बाइनरी रिलेशनशिप कहलाता है, बाइनरी रिलेशन। और ज़्यादातर मेंशन नहीं किया जाता क्योंकि ये दो है ना, इसलिए दो एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो सेट्स के दरमियान, ये भी दो हैं ये भी दो हैं, इसीलिए इसे बाइनरी रिलेशन कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर रिलेशन ही कह दिया जाता है, बाइनरी से जान छुड़वाई जाती है शॉर्ट करने के लिए। और इसे आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि R1 हो जाएगा 1 A, R2 हो जाएगा जी 1 and B, R3 हो जाएगा 2 and A, and R4 will be 2 and B। ये रिलेशनशिप आ जाएगा। अब ये टर्मिनोलॉजी है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, डोमेन किसे कहते हैं, इसकी डोमेन पहले एलिमेंट्स जो हैं वो डोमेन कहलाएंगे। डोमेन ऑफ ए इंटू बी लिख लें, डोमेन ऑफ ए बी इज व्हाट, पहले पहले एलिमेंट्स क्या हैं, 1 है और 2 है, ये इसकी डोमेन है। और इसकी रेंज क्या होगी, सेकंड एलिमेंट्स इसकी रेंज कहलाएगी, ये इसकी रेंज है। ठीक है, ये अभी चल के इसको और एक्सप्लेन करते हैं आगे चल के। तो अच्छा, फंक्शंस, चलें फंक्शंस आगे आते हैं तो मैं बताता हूँ। मैं कहने लगा था कि फंक्शंस को अभी कंप्लीट नहीं समझना आपने, ये टॉपिक पढ़ के इधर उसने बस ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवाया। फंक्शंस को हम सेकंड ईयर में फिर बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। फंक्शंस समझ लें कि बुनियादी अहमियत रखते हैं, जैसे 0 1 2 नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स बुनियादी अहमियत रखते हैं ना, उसी तरह मैथमेटिक्स में फंक्शंस की भी बड़ी बुनियादी अहमियत है। और फंक्शंस अगर मैथमेटिक्स से फंक्शंस का कंसेप्ट निकाल दिया जाए या पाबंदी लगा दी जाए कि आज के बाद फंक्शन नहीं इस्तेमाल करना है, तो समझे बहुत सी इंजीनियरिंग और साइंस की ब्रांचेस जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। टक, फिनिश्ड। एक उनमें से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है। ख़त्म मीन्स के बहुत ही रिड्यूस हो जाएगी, इतनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तरक्की ना करती अगर फंक्शन ना होते। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है मैंने, लेकिन ट्रू है। तो ये आप फंक्शंस यूज़ भी करते आए हैं अभी तक। कास थीटा क्या था, साइन थीटा। अब अगर इन पे पाबंदी लगा दी जाए कि ये नहीं इस्तेमाल करना, तो आपकी बहुत सारी नेचुरल मूवमेंट्स जो ऑब्जेक्ट्स की होती हैं वो इन्हीं के मुताबिक होती हैं, साइन और कास के मुताबिक। इसका मतलब आप उनको स्टडी नहीं कर सकते मैथमेटिकली। तो इसलिए फंक्शंस, और फंक्शंस क्योंकि रिलेशन की एक खास कैटेगरी है, इसलिए मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, तो रिलेशंस की भी बात हो रही है। ठीक है, रेंज और डोमेन पता चल गया आपको। और ये सिर्फ सेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अच्छा, अब
एक और ये है कि अगर फर्ज करें ए नॉन एम्प्टी सेट है और ए इंटू ए को कहेंगे रिलेशन इन ए, या इसे बाद आथर रिलेशन ऑन ए भी कह देते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल वन अब देखते हैं हम, बस अभी ये मैंने एक्सप्लेन किया अभी तक रिलेशन क्या होता है। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसे हम ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं मैथमेटिक्स में। और भी तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने हैं कि इक्वेशन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट होता है, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट होता है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ क्योंकि सेट का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसे ज़्यादातर हम देखेंगे। सेकंड ईयर के मैथ में हम जाके ग्राफिकली और मैथमेटिकली इसे काफ़ी एल्जेब्रिकली, जैसे ये यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखेंगे। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल हमने वन करनी है। फर्स्ट एग्जाम्पल में उसने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है वैसे। कह रहा है कि तीन फर्ज कर लें चिल्ड्रन है, C1 C2 C3 हैं, और इसे आप सेट कह लें, सी कह लें, और दो फादर्स हैं F1, या क्या कहते हैं उसने M1 से रिप्रेजेंट किया, M1 और M2 से। अच्छा, अब कह रहा है कि ये पहले जो दो बच्चे हैं उनका फादर M1 है, C1, और C2 का फादर M1 है, और जो तीसरा बच्चा उसका फादर M2 है। अच्छा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो तो वही है कि C1 M1 C1 M1 और M2 C2 M1 C2 M2 C1 C1 M1 C3 M1 C3 M2। लेकिन इसमें जो रिलेशनशिप एक्चुअली है वो तो यही है ना। ये तो सिर्फ मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे का पूरा इस तरह हमें लिखना पड़ गया, लेकिन जो एक्चुअल रिलेशनशिप्स हैं उसको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो इसका एक सबसेट होगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। जो एक्चुअल सिचुएशन है वो क्या है, वो ये है कि फादर F1 जो है वो सिर्फ पहले दो चिल्ड्रन का है, तो इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, C1 M1 C2 M1 और C3 M2। ये है एक्चुअल रिलेशनशिप। मैथमेटिकल रिलेशनशिप पूरा वो ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, जबकि जो एक्चुअल रिलेशनशिप आर है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट CF है। ठीक है, इसमें से कुछ टर्म सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल है, जैसे कि ये पेयरिंग कर रहा है C2 चाइल्ड 2 की M2 के साथ, जबकि वो ये बिल्कुल भी तुक नहीं बनता, इसका कोई तुक नहीं बनता। C2 का M2 के साथ तो बनता है, C3 का M1 के साथ कोई तुक नहीं बनता, इन दो रिलेशंस का तो बिल्कुल भी तुक नहीं बनता, और C1 का M2 के साथ कोई तुक नहीं बनता। लेकिन मैथमेटिकली तो हमने लिखा है, लेकिन एक्चुअली जब हम अब रिलेशन ढूंढ रहे हैं तो उसका कोई तुक नहीं बनता, तो वो हमने निकाल दिया उसमें से। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक ये भी तरीका है,
ये इसे कह लें कि ये C1 है, C2 है, C3 है, M1 है, M2 है। तो ये और ये एक तरीका है इनको रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, इसका मतलब अच्छा, अब अगर इस तरह ना करते, ये आर हम ना लेते, तो ये कितना गलत रिलेशनशिप होना था कि C1 इधर M2 के साथ भी रिलेशनशिप हो जाना था, जो कि फिजिकली इंतहाई गलत है, मतलब कि उसके कोई लॉजिक नहीं बनती। और जबकि अ, मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि किसी एक बच्चे के जो है ना वो दो फादर्स हों, ये बिल्कुल इंतहाई इलॉजिकल सी बात है। इसलिए मैथमेटिकली इसे रिलेशनशिप तो कहा जा सकता है, लेकिन इसको एक मतलब ये फंक्शन नहीं होता, ये फंक्शन नहीं रहेगा अगर आप C1 को 2 के साथ पेयर करने की कोशिश करेंगे, वो आगे चल के हम देखते हैं। तो इसलिए फंक्शंस इंतहाई ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ना कि रिलेशंस। रिलेशन से ज़्यादा जो है वो फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं, लेकिन रिलेशन एक जर्नल चीज़ थी, उसकी आगे सब कैटेगरी है, इसलिए पहले ये पढ़ने पड़े हमें। तो चलें, एग्जाम्पल 2 देखते हैं अब हम। आगे चल के हम देखते हैं कि कौन से रिलेशंस फंक्शंस होंगे, उसकी कुछ कैटेगरीज हैं और कौन से नहीं हो सकते। अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 है कि फर्ज करें a इक्वल टू 1 2 एंड 3 है। तो इसी में a इंटू a रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट करना है, तो वो कह रहा है डिटरमिन are such that x or y if and only if x is smaller than। इसको समझें, ये क्या है? ये कह रहा है कि x रिलेशन y if and only if x is smaller, यानी कि वो रिलेशनशिप इनका बताएं जिसमें x उससे छोटा है। तो a इंटू a, उसी तरह पूरे का पूरा सेट्स पहले हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, 1 1 1 2 1 3। अब इसी तरह 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो ये ऑर्डर्ड पेयर सारे के सारे हमें मिल गए। इनमें से अब हमने रिलेशनशिप देखना है कि वो कैसे अपने मतलब का जो ऊपर ये रिक्वायरमेंट है यहाँ, वो हमने कैसे पूरी करनी है। तो x इज स्मॉलर देन y, वो तमाम जो जहाँ जहाँ x स्मॉलर देन y है वो r की इक्वल हो जाएंगे। कहाँ? पहले में है नहीं, दूसरे में है यस, तीसरे में है यस, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है यस, इसमें से किसी में भी नहीं होगा। तो 1 2 then 1 3 then we have 2 and 3। चलें, ये रिलेशनशिप हमें मिल गया और इसकी डोमेन हम देख चुके हैं। इंतहाई आसान तरीका डोमेन फाइंड आउट करने का, पहले पहले ले लें एलिमेंट्स तो डोमेन हो जाएगी, और दूसरे दूसरे ले लेंगे तो रेंज हो जाएगी। एक ही दफ़ा कर लेंगे हम इनको, और
अब चलते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास। एग्जाम्पल 3 में लेट ए इज रियल नंबर, ये रियल नंबर भी लिख लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। या इस तरह लिख के आगे लिख दें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है जी। और ए इंटू ए क्या होगा, अब वो लिखना मुमकिन नहीं है। अब इसको इस फॉर्म में अगर आप लिखने बैठ गए तो बस फिर कैसे लिखेंगे, नहीं मुमकिन। इसमें 0.1 रह जाएगा, 0 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, फिर किस किस सीक्वेंस से बढ़ेंगे आगे, वो नहीं मुमकिन। तो हमें अब हमने सेट बिल्डर नोटेशन वगैरह भी हमने पढ़ी थी, तो उसमें लिख लेते हैं हम। रेंज होगी आर एक्स प्लस वन। अच्छा, क्योंकि उसने ऊपर कहा है कि हमें ये रिलेशनशिप चाहिए एक्स रिलेशन वाई इफ एंड ओनली इफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो ये एक हमें मिलती होती है लाइन, ये याद रखिएगा इस तरह का। x इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो रिलेशनशिप होता है, m कोई भी रियल नंबर है और c भी कोई रियल नंबर है। इन रियल नंबर्स को कहते हैं पहला ये स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है। ये सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे हम, तो इसलिए ज़्यादा अभी इधर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर हमने लाइन ड्रा करनी है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो x ले लें, फर्ज करें ज़ीरो है तो y क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और अब फर्ज करें कि x माइनस वन है तो y क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो लाइन फिर इन दो पॉइंट्स के, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होती है तो दो पॉइंट्स के दरमियान होगी। तो x ज़ीरो है तो y ये वन है, ठीक है। और x माइनस वन है तो y ज़ीरो है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। चल साइड पे पहले हम ये लाइन लगा लें इधर, ये स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास, ठीक है। और ये हो जाएगा, इसे यहाँ वन लिख लें और ज़ीरो एंड वन वी विल हैव ज़ीरो एंड वन एंड वी विल हैव माइनस वन एंड ज़ीरो, ये पॉइंट, ठीक है। इससे कह लें ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये वाई इंटरसेप्ट है, यानी कि लाइन उधर इंटरसेप्ट करती है। इंटरसेप्ट को भी आप अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लें, एक अलहदा से कॉपी बनाएं, उस पर ये वर्ड्स लिखते जाएं, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होनी चाहिए। और इंटरसेप्ट का जाके उसी तरह मीनिंग देख लें जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे इसका एब्स्ट्रैक्ट का देखा था, ये आप इंटरसेप्ट, ठीक है, वर्ब भी है नाउन भी है। वाई इंटरसेप्ट नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो इधर नाउन का हम मीनिंग देखेंगे। एन एक्ट और इंटरसेक्ट ऑफ इंटरसेप्टिंग समथिंग। इंटरसेप्ट होता है काटना, रोकना, ठीक है, इसे कहते हैं इंटरसेप्ट। अच्छा जी, आर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए लाइन। अच्छा, और ये रिलेशनशिप इस लाइन से, ये पूरी की पूरी लाइन, ये रिलेशन आर रिप्रेजेंट ये लाइन से हो रहा है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर थोड़े से पॉइंट्स अगर हम देखें तो वो ये ड्रा किए जा सकते हैं। सम ऑफ द पॉइंट्स ऑन इट विल बी, कौन कौन से होंगे, ये दो तो हमने देख ही लिए हैं, माइनस वन, ज़ीरो, ज़ीरो, वन, टू, थ्री,
या 1 2 होना था, 1 2 2 3 और इस तरह ये चलते जाएंगे ये पॉइंट्स, क्योंकि ये इन्फिनिट लाइन है, ये इधर चल रही है और ये इस साइड पे चल रही है, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा। क्लियरली इसकी डोमेन क्या होगी, कोई भी रियल नंबर इसमें हम दे सकते हैं, एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ठीक है, और वाई की वैल्यू फिर कोई भी उसके कोरिस्पॉन्डिंग रियल नंबर ही होगी। तो इसकी डोमेन आएगी, डोमेन ऑफ आर, आर लिखना है, एक्स नहीं, डोमेन ऑफ एक्स इज क्या होगी जी, रियल नंबर, और रेंज ऑफ फिर कोई गलती कर दी, आर एंड आर ये रियल नंबर तो होगी। अच्छा, इसको मैंने शायद प्लॉट भी किया था, यही है, हाँ यही है, इसको प्लॉट भी किया था, इसे यहाँ नीचे कर लेते हैं इनको, इवन के ऊपर से भी हम ला सकते हैं, इनको भी नीचे ले आए ताकि थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखा दूँ, ये थोड़े पॉइंट्स और वो ये भी इधर आ सकते हैं, इनका भी कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, ताकि ये यहाँ पर हम आपको दिखा सकें, ये देखें जी, ये लाइन मैंने प्लॉट की है किसी सॉफ्टवेयर में, इसमें आप देखें ये है बी पॉइंट -1, इसी तरह जैसे ये यहाँ पर प्लॉट किया था, मैं हाईलाइट कर दूं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखें, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखें, इक्वल है ना जी, और ये किससे, पर्पल से, चलें इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये देखें, और एक्स प्लस कौन सा, ये ऊपर हमने यहाँ किया था, इसे उठा कर यहीं पर ले आए, और इन्हें उठाकर इधर ले चलें, और इसे उठाकर इधर ले आए, और इसे थोड़ा ऊपर करके थोड़ा सा और बड़ा कर लें। चलें, अब ये किस सॉफ्टवेयर में मैंने प्लॉट किया ये आपको मैं इंशाल्लाह ताला जरूर बताऊंगा और सिखाऊंगा भी, इट्स समझ लें कि सीक्रेट वेपन है मेरा, इंशाल्लाह ताला ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़बरदस्त है, ये आपको मैं ज़रूर सिखाऊंगा, ज़िंदगी और सेहत शर्त है, दुआ करें बस। तो ये जिस वक्त रिकॉर्ड हो रही है आज 22 सितंबर 2020 है, तब तक ये अभी मैंने कोई इस पे वीडियो नहीं बनाई, तो लेकिन इंशाल्लाह ताला जल्दी मैं इस पे वीडियोस बनाऊंगा, आप चैनल देखते रहें। ये इसमें भी मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं ना इसमें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे पाया, आने वाले स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन देखें इस वीडियो की 2021 के नेक्स्ट ईयर्स के, तो डिस्क्रिप्शन में पाएंगे, नहीं तो मैं इस सॉफ्टवेयर जो भी ये सॉफ्टवेयर होगा वो आपको पता चल जाएगा, आप प्ले लिस्ट में जाके यूट्यूब चैनल पे वहाँ इस सॉफ्टवेयर के बारे में देखें, ये बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है। कुछ तो मैं आपको बता चुका हूँ, मैटलैब नहीं है ये मैटलैब में नहीं मैंने की है, मैटलैब नहीं है, और लेटेक्स तो इस काम के लिए होता नहीं है, और जो मैंने आपको वो बताया था एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट मैथमेटिक्स, ये वो भी नहीं है, वो भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो एक कहते कैलकुलेटर, ग्राफिंग कैलकुलेटर के तौर पर है, लेकिन ये एक पोटेंट वेपन है, ये बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, तो ये मैं ज़रूर आपको इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगा, लेकिन उस तब तक आप इसकी बरक़ात देखें, ये तो सिर्फ एक लाइन है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन भी ये बड़ी आसानी प्लॉट कर सकता है। तो चलें नेक्स्ट आगे, ये रिलेशंस का था, ब्रीफली रिलेशनशिप्स के बारे में हमने पढ़ा, रिलेशंस के बारे में पढ़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस को पढ़ना था, अब आगे स्टार्ट होने लगी है मेन चीज जो कि हैं फंक्शंस। फंक्शंस को हम देखते हैं कि क्या होते हैं, और फंक्शंस के बारे में ज़रा अब हम बहस करते हैं, ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको आपने गौर से देखना है। मैं फिर बता दूं, पहले भी मैंने बताया था कि फंक्शंस जो हैं वो स्पेशल कैटेगरी हैं रिलेशंस की, ये
ये रिलेशंस हैं, तो ये फंक्शंस हैं। ठीक है। और ज़ाहिरी बात है कि फंक्शंस वो सबसेट हैं रिलेशंस के। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट नॉट एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन। फंक्शन में पहले ही बता चुका हूँ कि आप पढ़ चुके हैं पहले भी, कास थीटा और साइन थीटा, लेकिन उधर हमने ये नहीं बताया था, और ये आपको पता है कि ये कितने इम्पोर्टेंट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद गेस कर सकते हैं कि cos थीटा और sin थीटा की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसी तरह इनकी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तकरीबन साइंस की हर ब्रांच में। तो फंक्शंस के बगैर गुजारा नहीं है हमारा। और यहाँ हम फंक्शंस को ज़्यादातर सेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और पढ़ेंगे, जबकि ये आगे चल के अलजेब्रिक फॉर्म में, ये अलजेब्रिक फॉर्म है ना cos थीटा, जबकि अगर इसको और ग्राफिकल फॉर्म में, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का कोई ना कोई फायदा जरूर होता है। ठीक है, अभी सिर्फ सेट्स की फॉर्म थोड़ा ब्रीफली, बहुत ब्रीफली ग्राफिकल फॉर्म में इसने दिया हुआ है, लेकिन सेकंड ईयर में आप इनको अलजेब्रिक और ग्राफिकल फॉर्म्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, और सेट फॉर्म में बस थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे। हेल्प ही कर रहे होंगे सेट्स, अंडरलाइंग आइडियाज सेट्स का ही है, लेकिन वो एक्सटेंड हुआ हुआ है अलजेब्रिक और ग्राफिकल फॉर्म्स में। ग्राफिकली क्या होता है? ग्राफिकली तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए होता है, एक विजुअल फॉर्म में चीज़ें आ जाती हैं। सही तो ये अलजेब्रिक और सेट फॉर्म में ही सारा कुछ हो रहा होता है, और ग्राफिकल फॉर्म में तो अपनी कन्वीनियंस है। अब एक फंक्शन है जो 4 डायमेंशन का फंक्शन है, वो कैसे आप प्लॉट कर लेंगे? जैसे हमने पीछे, मैंने फर्स्ट चैप्टर में एग्जांपल दी थी कम्प्लेक्स नंबर्स की, तो कितना मुश्किल था उसमें दो कम्प्लेक्स नंबर्स को, एक Z1 है फर्ज करें, वो Z2 का स्क्वायर है, तो कितना मुश्किल है इसको प्लॉट करना इसमें, क्योंकि A1 प्लस अयोटा B1 हो जाएगा, और ये A2 प्लस अयोटा B2, और जब इसको स्क्वायर करेंगे तो A2 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर माइनस प्लस 2A2 B2 अयोटा हो जाएगी। A1 आपके पास आ जाएगा A2 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर है, और B1 आ जाएगा आपके पास 2A2 B2 स्क्वायर। अब आपको बताया था कि ये दो प्लॉट्स चाहिए आपको 3 डायमेंशनल इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इस रिलेशनशिप को। ये भी तो एक रिलेशन है ना, फंक्शन ही है ना, कम्प्लेक्स नंबर्स में ये फंक्शन है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ Z1 इज इक्वल टू Z2 स्क्वायर है, ये इतना सा फर्क है। और इसके लिए दो 2 डायमेंशनल ग्राफ्स चाहिए होंगे। अब अगर बिल्कुल हो सकते हैं, 4 डायमेंशनल फंक्शन तो हो सकते हैं, डायमेंशंस की कोई कैद थोड़ी है, आप विजुअलाइज नहीं हम कर सकते, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो फंक्शंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। एन डायमेंशंस तक हो सकती हैं, एन मींस एन एनी नेचुरल नंबर है। तो फिर उस केस में हमारे पास अलजेब्रिक और सेट, और अलजेब्रिक ही ज़्यादातर रह जाती है, सेट अंडरलाइंग कंसेप्ट है, और सेट भी फॉर्म वेक्टर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट फिर करते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में फिर रिप्रेजेंट किया जाता है इनको। चलें फंक्शंस अब हम देखते हैं। फंक्शंस को ले आऊँ मैं ज़रा डेफिनेशन बुक से ही मैं आपको समझा दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। फंक्शंस, हाँ जी, बल्कि इसको ले चलते हैं, नोट्स का हिस्सा बनाते हैं इसको, उसको भी बनाना चाहिए था। ये ज़रा अहम कंसेप्ट है, इसलिए इसको इसी तरह कॉपी करके ले आते हैं यहाँ। अच्छा जी, फंक्शंस,
और चाहे बड़ा हो जाए कोई हर्ज नहीं है इसमें। चलें जी, इसमें देखें अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। मैंने बताया था ना स्पेशल टाइप, यानी कि हर फंक्शन रिलेशन होता है, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। इसमें लेट ए एंड बी विद टू नॉन एम्प्टी सेट सच दैट ए इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए जो एफ रिलेशन है वो प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी का। इसमें है सबसेट है इसका, यानी कि f इज सबसेट ऑफ a इनटू b। a और b का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट है ये। तो उसमें कह रहा है कि डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू a। डोमेन ऑफ f, यानी कि इससे क्या पता चलता है, डोमेन ऑफ एफ क्या होती है? डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है जो पहला पहला एलिमेंट्स होता था। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए का क्या मतलब है? डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए का मतलब है नो एलिमेंट ऑफ ए इज लेफ्ट, यानी कि ए का कोई एलिमेंट नहीं बचा। ऊपर चल के हम देखते हैं, इससे मैं आपको रिलेशनशिप, यानी कि अगर ए सेट्स को देखें, इसमें अगर हम यहाँ से ये हटा दें तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें जो C3 है वो किसी भी वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। तो ये हमारी दूसरी जो डेफिनेशन थी, दूसरा जो पॉइंट था, उसके मुताबिक ये फंक्शन नहीं होगा। नीचे देखते हैं, तीन कंडीशन है ना। पहला हो के रिलेशन हो, दूसरा हो के डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए है, यानी कि ए जो पहला ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके तमाम एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हों रिलेशन में। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल देन एफ इज सेड टू बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, ये शायद कट हो गया, यहाँ लिख लें फ्रॉम ए टू बी, या इधर भी हमारे पास जगह है फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, इसका क्या मतलब है? तीन कंडीशन हैं। पहली कंडीशन है कि रिलेशन हो, ठीक है, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। वो सीधा सीधा है कि प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें ए इंटू बी का। मैंने आपको ऊपर ही बताया था, वो वही कंडीशन अभी हम उसको भी एनालाइज करेंगे, जिधर मैंने C1 को इसके साथ M2 के साथ भी कर दिया था। लेकिन आपको पता है कि वो इंतहाई इलॉजिकल कंडीशन है। एक चाइल्ड के दो बाप कैसे हो सकते हैं? रूहानी बाप होना एक अलहदा बात है, यहाँ फिजिकल फादर की बात हो रही है। तो उसको फिर हम देखते हैं। रिलेशन ये ज़रूर होगा, आप बना देंगे, आप रिलेशन जैसा मर्जी बना दें। रिलेशन के लिए बस यही कंडीशन है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया जाए, जैसे ये ऊपर C इंटू एफ का लिया था। उसमें हमने देखा था कि तमाम हमने केसेस कंसिडर किए थे, फिर नीचे आके हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाले तीन केसेस हमने ले लिए थे, बाकी तीन केसेस जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए थे हमने। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। पहली कंडीशन थी कि f इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b, वो कंडीशन फुलफिल हो गई, कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो रिलेशन बना देगा। लेकिन कोई भी ऐसा, दूसरी कंडीशन है डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू a, यानी कि पहला जो सेट है a इंटू b का हम रिलेशन बना रहे हैं ना, पहला सेट है a इंटू b, इसकी डोमेन जो है वो ए के इक्वल होनी चाहिए। दूसरे अल्फाज में ए का कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं बचना चाहिए। फिर कह रहा है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल देन एफ इज सेड टू बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। आप देख लें कि दोनों बार इसी की बात हो रही है, बी की इतनी ज्यादा बात ही नहीं हो रही। दोनों बार ए ही की दोनों कंडीशन, ये दूसरी और तीसरी है कि ए का कोई भी एलिमेंट नो टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल देन एफ इज, यानी कि जो भी आपने पेयर बनाया है 1 2 1 3, ठीक है, ये दो पेयरिंग की है, लेकिन इनका पहला एलिमेंट बराबर हो गया 1 और 1, तो ये रिलेशनशिप, ये फंक्शन नहीं होगा इस केस में, इसीलिए ये फंक्शन नहीं था। अगर ये फर्ज करें इनमें से कोई भी है वो इस्तेमाल नहीं होगा,
तो दूसरी कंडीशन के मुताबिक ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये तो इधर था, और अगर मैं c को m1 के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो ये तीसरी कंडीशन के मुताबिक फंक्शन नहीं होगा। रिलेशनशिप ये फिर भी होगा, लेकिन फंक्शन ये नहीं रहेगा, और उसके मुताबिक ये रिलेशन रहेगा, फंक्शन नहीं होगा, तीसरी कंडीशन गलत हो जाएगी। और आपको पता है कि ये बड़ा अच्छा है फंक्शन, इसीलिए हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि फंक्शन में इस तरह की इलॉजिकल स्टेटमेंट्स निकल जाएंगी, इलॉजिकल कंडीशंस के एक बच्चा और उसके दो बाप आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इंतहाई गलत है, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो रिलेशन में मैथमेटिकली रिलेशन में तो ये मुमकिन है, लेकिन मैथमेटिकली फंक्शन में ये मुमकिन नहीं है। अब आपको समझ लगी होगी कि फंक्शंस क्यों इम्पोर्टेंट हैं और इनकी क्या अहमियत है, कि आप देख लें, एक सिंपल सी एग्जांपल से भी आपको समझ आ गई कि इसलिए फंक्शन ये कंडीशंस लगाई गई हैं, दूसरी और तीसरी काफ़ी अहम है, और ये दोनों का ताल्लुक ए से है। ये पहला सेट जो है ए से है, कि ए के तमाम एलिमेंट्स इस्तेमाल होने चाहिए, और दूसरे अल्फाज में, चले मैं इधर लिख देता हूँ इन कंडीशंस को, मैं करके ना आपको मैं लिख देता हूँ, ये मैं ले आऊँ ज़रा, तीनों कंडीशंस ले आऊँ, तो इनको मैं किधर गई, दूसरे अल्फाज में इन कंडीशंस को हम लिख लेते हैं, दोबारा ये हम कंसिडर कर लेते हैं। तो इसमें हम इतना, ये बड़ा अहम है, इसको मैं ले आऊँ ज़रा दोबारा, चलें, किधर गया, ये बहुत अहम कंसेप्ट है, बहुत अहम कंसेप्ट है, ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ सैम्स में जिन्होंने मैथमेटिक्स आगे नहीं पढ़ना उन्हीं की जान छूटेगी। मैथ लवर्स और मैथ गुरुज को ये बिल्कुल समझना चाहिए, और अगर कोई टीचर आपको ये छुड़वा देता है तो आप खुद ये पढ़ें, ठीक है। अच्छा, पहला ही कंडीशन तो बड़ी आसान है कि ये कोई ना कोई रिलेशन हो, ए और बी के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन हो, इसलिए इसको एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट है, दूसरा और तीसरा बहुत अहम है, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है कि ऑल एलिमेंट, या जिन्हें मेंबर्स भी कहते हैं, मेंबर्स ऑफ, इसको मैं ज़रा हटा दूँ, मेंबर्स ऑफ ए आर यूज्ड, none is left out, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू, तीसरी कंडीशन है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल देन एफ इज सेड टू बी ए फंक्शन ऑफ ए इंटू बी। इसको दूसरे अल्फाज में कहने का तरीका है, नो एलिमेंट ऑफ ए इज पेयर्ड with two elements of B। अब एग्जांपल मैं आपको दे के समझाता हूँ, ऊपर वाली एग्जांपल से समझाया, अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे के बताता हूँ। इसमें कोई भी आप इसे कह लें 1 2 3 ए बी एंड सी, इसमें कोई भी आप बना दें, ये बना दें, ये बना दें, ए इसकी इसके साथ कर दें, इसकी इसके साथ कर दें, जितनी मर्जी कर दें, ये रिलेशन जरूर हो, ये रिलेशन है, रिलेशन ये है ये, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, वन की और थ्री की जो है आपने कितनी ज्यादा जो है वो कर दी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन भी इस केस में, इस एग्जांपल में पहली कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, इस केस में तीसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये
एग्जांपल्स अब हम देखते हैं। इसमें पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है जी, ये रिलेशन है। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड है, 1 2 3 तीनों इस्तेमाल हुए हैं। तीसरी कंडीशन सेटिस्फाइड है, हाँ जी, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ 1 2 3 में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे दो के साथ पेयर किया हो, तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, तो इसे हम फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है जी। अब ऊपर से पढ़ लेते हैं ये क्या कह रहा है, फिर आगे चल के डिफरेंट तरह के फंक्शंस हैं, उनके नाम है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपने ऊपर ये वही एग्जांपल को बता रहा है। अच्छा, द फंक्शन f इज आल्सो रिटन एज f a into b which is read f is a function from a to b if x, यानी कि इसको पढ़ना है, अ, ये पढ़ना है इसको, f is a function from a to b if x and y is an element of f when regarded as a set of ordered pairs, ये लाइन पढ़ी है मैंने, regarding we write x is equal to f of x, x is called a y is called the value of x for x or image of x under f। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी बस इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर दें। ठीक है जी, यानी कि y is called, इस केस में r is सब, ये y जो है वो वैल्यू है f की, ठीक है, और यहाँ y को कहेंगे, y वैल्यू है, यहाँ ये कहेंगे इमेज ऑफ x, ये कहलाता है r। अब देखते हैं ऊपर एग्जांपल में, r इज अ सबसेट ऑफ c इंटू f। ठीक है, वो हमें पता ही है कि जो भी रिलेशनशिप है वो उसका सबसेट होता है पूरे का। डोमेन जो है वो ही जो चिल्ड्रन वाली एग्जांपल थी, डोमेन ऑफ आर इज सी वन, सी के बराबर है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू रिलेटेड पेयर्स आर द सेम। ठीक है, तीनों कंडीशन उसमें बता रहा है पूरी हो गई तो ये फंक्शन होगा। देयर फॉर आर इज अ फंक्शन फ्रॉम सी टू एन ना। इन एग्जाम्पल टू कौन सी थी, वही लाइन वाली, ये जो हमने लाइन वाली एग्जाम्पल देखी थी, उसमें कह रहा है आर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू ए, domain of R is not equal to A, therefore the relation in this case is not a function। ठीक है, डोमेन ऑफ R, ये कौन सी थी एग्जाम्पल, नहीं एग्जाम्पल 3 थी, सॉरी, एक एग्जाम्पल 2 की बात कर रहा है। एग्जाम्पल 2 में हमने देखा है कि ये डोमेन जो थी 1 और 2 है, जो कि 1 2 3 मिसिंग है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है, ये आर रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ये टिक है, फंक्शन नहीं है ये इधर हम, मैं लगा दूं, चलें इसको हटा दें बस। ये सारा कुछ मैं मिटा दूं, बस ये इतना ये मिटा देता हूँ मैं, ये भी मिटा दूं। ये खैर तीसरी एग्जांपल फंक्शंस है, मैं वो बता देता हूँ आपको। तीसरी एग्जांपल क्या थी, आर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, आर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, और पहली कंडीशन पूरी हो रही है। दूसरी कंडीशन थी कि
डोमेन ऑफ, वो भी हमें पता है कि डोमेन इसकी एक्स की रियल ही थी, और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है एक्स का जो वाई के साथ वाई के किसी एक एलिमेंट, दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ पेयर हुआ हो, वन टू वन पेयरिंग है, तो इसलिए ये फंक्शन है। तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती हैं। ये आपने बार बार पढ़ के अपने जहन में लेकर जानी है ये बात। फंक्शंस और रिलेशन, फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रिलेशन खुद ब खुद ही कवर हो जाएगा। रिलेशन तो बहुत आसान चीज़ है, ये आपने कवर करनी है अपने जहन में, फिर आगे चलना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं फिर बता दूं, मैथ गुरुज और मैथ लवर्स का इसके बगैर गुजारा नहीं है, फंक्शन के बगैर। साइंस जो है वो तो बस कोर्स कवर करने के लिए कर रहे हैं ना, इसको पास होना है बस, ठीक है पास हो आप और जान छुड़वाएं इस मैथमेटिक्स से। अच्छा जी, अब आगे बड़ी अहम कैटेगरीज आ रही हैं फंक्शंस की। ठीक है, फंक्शंस की कैटेगरीज आगे अहम आ रही हैं, तो मैं वो ले आऊँ और वहीं से आपको समझा दूँ, रादर के खुद मैं कोशिश करता रहूँ। अच्छा जी, ये ये बहुत अहम कंसेप्ट है, ये आपने समझना। चलें ऐसे कर लें, ए और बी मैं खुद ही ड्रा कर लूँगा। हो गया। चलें जी, इसमें मैं आपको समझा दूँ। हाँ जी, तो ये मैं आपको खुद एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ आगे। इस स्लाइड को ये इसलिए लेकर आया हूँ कि इसको आपने बार बार पढ़ना है और समझना है इसको अच्छी तरह। तो मैं ये अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं ज़रा ये फंक्शंस और ये चीज़ें खुद एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा, पहली कंडीशन हम देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि कोई वो रिलेशनशिप या फंक्शन ही ना हो। ठीक है, तो उस केस में चलें इस तरह ड्रा कर लेते हैं, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, और ये ए के एलिमेंट्स हैं, कोई भी हैं, उनको नाम देने के बखेड़े में ना ही पड़े आप। तो इस केस में ये ना तो ये रिलेशन तो है, ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, क्यों फंक्शन नहीं है? कि ए की अ, काफी ए का एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें काफी बी के दो एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग हो गई है जिसकी। ठीक है, इसलिए इसको हम फंक्शन नहीं मानेंगे। ए हैज मैनी बीज, इस तरह लिख लेते हैं इसको। चलें, अब दूसरी कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी में हम फंक अ, ये फंक्शन होगा, ये भी फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये दो बचे हैं और बचना कोई नहीं चाहिए। इस फंक्शन की, इस रिलेशन की जो डोमेन है वो सिर्फ ये पहले तीन एलिमेंट्स होंगे और ये दो रह जाएंगे, और ये फंक्शन इस तरह नहीं होगा। इसको फंक्शन बनाने के लिए इनकी भी कोई ना कोई पेयरिंग करनी पड़ेगी। ये याद रखिएगा, एक जो बी के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जितनी चाहे मर्जी आप पेयरिंग करते रहें ए वालों के साथ, ए में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे इस केस में था, फर्स्ट केस में, कि ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी दो बी के दो एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग हो गई है। बी के एलिमेंट्स की चाहे एक एलिमेंट की सारे के सारों से पेयरिंग कर दें आप ए के साथ, वो फिर भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, और इस तरह का फंक्शन है भी, y इज इक्वल टू वन। ये क्या होगा? y इज इक्वल टू वन, एक है ये लाइन आएगी हमारे पास,
और इसमें x के तमाम x की वो वन वन के साथ पेयरिंग हो रही है। तमाम x की कोई भी वैल्यू हो, इसको अगर सेट फॉर्म में लिखा जाए ऐसे, फर्ज करें ये सारे पॉइंट्स हैं, x रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y के ऊपर सिर्फ ये वन है, तो ये पेयरिंग हो रही है इधर। x के तमाम पॉइंट्स की एक ही पॉइंट के साथ पेयरिंग हो रही है, इट इज स्टिल ए फंक्शन। ठीक है, ये भी एक फंक्शन था। अच्छा जी, तो ये कोई एक जर्नल फंक्शन है, इसे कह लें। अब नेक्स्ट है इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है जी। इंजेक्टिव फंक्शन ये है, ये है, और चलें ये इस तरह कर लें इसको, या इधर कर लें तो ऐसे कर लें। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि मैं ये आपका, लेकिन इस केस में ये रह गया एक एलिमेंट। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन है, क्योंकि आपको याद होगा फंक्शन की जो दूसरी और तीसरी कंडीशन थी, इसकी कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है कि रिलेशन तो वो है ही है ना, जैसा मर्जी रिलेशन आप बना दें वो रिलेशनशिप तो होता ही है। दूसरी कंडीशन भी पूरी कर रहा है कि इसकी डोमेन जो है वो सारे के सारे एलिमेंट्स कवर कर रही है। और तीसरी कंडीशन थी कि कोई भी एलिमेंट ए का बी के दो के साथ पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, वो भी कर रहा है। लेकिन बी का एलिमेंट रह गया, ऐसे फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन, ये अभी इसका दूसरा नाम भी है, वन टू वन एंड इन टू फंक्शन भी इसे कहते हैं। ठीक है जी, ये अभी हम देखते हैं, लेकिन पहले ये कंसेप्ट ज़्यादा ज़रूरी था, बुक में थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, तो उस वजह से मैंने वो पिक्चर थोड़ी नीचे कर दी। मैंने कहा मैं ज़रा खुद थोड़ा समझा लूँ आपको, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, ये थर्ड फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में हो ये रहा है, अच्छा इस केस में क्या होता है, इस केस में बी कैन नॉट हैव, इंजेक्टिव को ऊपर लिख देंगे हम, बी कैन नॉट हैव मैनी एज, बी कैन नॉट हैव मैनी एज, और इस यहाँ लिख दें इंजेक्टिव, यहाँ लिख लें जी। ठीक है, अच्छा जी, अब एक और टाइप का हम कंसिडर कर रहे हैं। इस केस में है कि चलें ये कर लें हम, ऐसे 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 और ऐसे। इस केस में ये ए है और ये बी है, इसे कहते हैं सरजेक्टिव। ठीक है, सरजेक्टिव कहते हैं। और एवरी बी हैज सम ए। समझ आई नहीं? तो अभी मैं समझाता हूँ, फर्क बताता हूँ इसमें क्या होता है। अब नेक्स्ट केस है केस 5, ए बी, थोड़ा सा इसे आगे करके ड्रॉ कर लें, जब जगह है हमारे पास, आखिरी केस है तो ए बी। अच्छा इनमें मैं आपको बता दूं, अच्छा इसको ये
जर्नल फंक्शन, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, और इस केस में ए बी, लेट्स हैव टू मोर। चलें, इस तरह, इस तरह, इस तरह और इस तरह कर लें, और इसे कहेंगे बाइजेक्टिव, और ये है इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसे लिख लें ए टू बी परफेक्टली, और इसको भी कर लें हाईलाइट। चलें, अब समझना है। पहले केस में, ये जो केस था हमारे पास, फर्स्ट केस लेफ्ट साइड पे ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, हाईलाइट कर दूं मैं आपको, ये केस है। ये तो फंक्शन ही नहीं था। फंक्शन क्यों नहीं था? क्योंकि ए का एक एलिमेंट ऐसा था जो दो बी के एलिमेंट्स के साथ पेयर हो गया था, तो थर्ड कंडीशन के मुताबिक ये फंक्शन ही नहीं था। सेकंड केस में ये जर्नल फंक्शन है, फंक्शन तो है लेकिन इसको कोई भी आगे जो तीन कैटेगरीज हैं फंक्शन की उसमें से नहीं कर सकते। क्यों? वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, या इन तीनों में से कोई भी फंक्शन है उसको फंक्शन तो कह ही सकते हैं ना हम, ठीक है। कैटेगरी आपको, मतलब काला घोड़ा, अगर आपको रंग नहीं पता फर्क करें किसी चीज का, तो आप उसे घोड़ा तो कह ही सकते हैं ना। घोड़े को किसी ने रंग ऐसा कर दिया है, अजीब से ही रंग कर दिया है, और आपको उस रंग का नहीं पता, तो आप उसे घोड़ा तो कह ही सकते हैं ना। तो फंक्शन तो इनको हम कह ही सकते हैं, फंक्शन तो हमने कैटेगराइज कर ही लिया ना कि ये फंक्शन है। नेक्स्ट है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन में ये कंडीशन है कि एक तो ये फंक्शन हो, बिल्कुल, और दूसरी कंडीशन थी कि बी कैन नॉट हैव मैनी एज। दो कंडीशन हैं इसमें, बी की बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसको ए के दो एलिमेंट्स असाइन किए गए हों, पहली कंडीशन। दूसरी, बी में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको ए के साथ असाइन ना किया हो। अगर ये दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ये पांचवी कैटेगरी बन जाएगी। तीसरी और पांचवी कैटेगरी में फर्क देख लें, सिर्फ और सिर्फ यही है कि तीसरी कैटेगरी में बी का ये एक एलिमेंट मौजूद है जिसके साथ कोई एलिमेंट ए का साइन नहीं हुआ और पांचवी कैटेगरी में ऐसा केस नहीं है। यही फर्क है बस इसका और उसका। जबकि सब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि हर बी का कोई ना कोई एलिमेंट ए के साथ होना चाहिए। बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, तो उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ये फोर्थ कैटेगरी आप दे सकते हैं, चाहे एक 1 to 1 हो चाहे उससे ज्यादा हो। अगर सब्जेक्टिव केस में 1 to 1 होगी, कोई भी बी का ऐसा होगा जो उसके साथ ज्यादा पेयरिंग नहीं होगी, 1 to 1 पेयरिंग होगी, तो पिछली कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी। तो ऐसे केस में इसे सरजेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ये, और ये बाइजेक्टिव केस कहलाएगा, ठीक है। बाई इंजेक्टिव केस में ये कोई कंडीशन जरूरी नहीं थी, ये वाली हो भी सकती थी नहीं भी हो सकती थी, ये ऑप्शनल कंडीशन थी, ठीक है। इसीलिए अब फिफ्थ केस में बाइजेक्टिव जो है वो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन है। चलें, ये बताया मैंने आपको ऐसे, और अब देखते हैं बुक ने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। थोड़ा सा डिफरेंट उसने सिर्फ और सिर्फ किया है नाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाम उसने ये भी यूज़ किए हैं और उसने अपने भी नाम यूज़ किए हैं। अब हम बुक पढ़ लेते हैं। बुक में कह रहा है, पहला इनटू फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। ये ए फंक्शन एफ belongs to a into b is such that a is a category, a is subset of b
range of f is not equal to b, then f is said to be a function from a into b. वो कह रहा है कि f कोई फंक्शन है a into b such that range of f is subset of b and range of f is not equal. इसको कहने का मतलब है, ये कान जो पकड़ रहा है ये इस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तकरीबन तकरीबन थर्ड कैटेगरी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है. But range of f is not equal to b, therefore f is a function from a to b. ये into function कहलाता है, यानी कि कोई ना कोई एलिमेंट b का मौजूद रहे तो उस केस में ये into फंक्शन कहलाएगा कि ये होता है ना a into b. ठीक है, रेंज क्या होती है इसकी, तमाम b के a इंटू बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके दूसरे एलिमेंट्स. तो वो कह रहा है कि रेंज ऑफ यानी कि f है रेंज ऑफ f सबसेट है b की, प्रॉपर सबसेट है. ठीक है, ये सबसेट ये होता है और ये प्रॉपर सबसेट होता है, और इधर इसने प्रॉपर सबसेट इस्तेमाल किया है. तो प्रॉपर सबसेट का मतलब है कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा है जो बी में मौजूद ऐसा है जो पेयर नहीं हुआ ए के साथ. ठीक है, तो ऐसा फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाएगा. नेक्स्ट ऑन टू फंक्शन है, सरजेक्टिव फंक्शन है. सरजेक्टिव फंक्शन अभी हमने ऊपर देखा था कौन सा होता है. सरजेक्टिव फंक्शन के पेयरिंग एक से ज्यादा हो सकती है. इफ ए फंक्शन a into b is such that range of f is every element of b is the image of some element, then a is called onto function. सरजेक्टिव फंक्शन की कंडीशन ये है कि b का कोई भी एलिमेंट खाली ना बैठा रहे, चाहे उसकी एक से ज़्यादा पेयरिंग हो जाए. ठीक है, आगे है इंजेक्टिव फंक्शन. इंजेक्टिव फंक्शन में अच्छा, अब इधर एक बड़ा अच्छा, मैं पहले बता दूं आपको फिर देखते हैं ऊपर वाले के साथ क्या फ़र्क है. इफ ए फंक्शन फ्रॉम a into b is such that second element of no two elements of its ordered pairs are equal, then it is called an injective function. It is called a. अच्छा, क्या कह रहा है, समझ लगी है. ये कह रहा है कि फंक्शन है a into b फंक्शन है, और ये ऐसा फंक्शन है कि नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल. ठीक है, यानी कि 1 to 1 फंक्शन इसकी होनी चाहिए. इसके कोई भी ऑर्डर्ड एलिमेंट्स, जैसे ऊपर सरजेक्टिव के केस में हमने एक एलिमेंट m1 है उसके साथ c1 और c2 की पेयरिंग कर दी है, इसमें b का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी इसके साथ पेयरिंग हो सकती है. तो इस केस में हम कह देंगे कि ये इंजेक्टिव है. लेकिन अब इधर सवाल है कि ये फिर ये थर्ड और फर्स्ट केस में क्या फर्क हुआ. कैटेगरी 1 में उसने लिखा हुआ है इनटू फंक्शन, जबकि कैटेगरी 3 में लिखा हुआ है 1 to 1 एंड इनटू फंक्शन. समझे नहीं? एग्जांपल से समझाता हूँ आपको. कैटेगरी 1 में ये है कि ये दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ये जो ऊपर आपको बताई थी कि एक तो रेंज जो है वो सबसेट होगी. रेंज सबसेट होने का मतलब है दूसरे सेट बी का कि कोई ना कोई बी में ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए के साथ पेयर ना हुआ हो. तो पहली कैटेगरी में ये देखें 8, ये नंबर 8, ये इसके साथ नहीं हुआ तो आप कहेंगे यही काम इधर हुआ है सी के साथ. इसको करना ये चाहिए था बुक में, ये ऐसे एग्जाम्पल कर देता तो सारा मसला हल हो जाना था. ये 5 को पेयर कर देता 4 के साथ भी. ठीक है जी, 5 4 के साथ, या 3 को कर देता किसी के साथ, या 1 को कर देता. इसे ए कह लें, इसे बी कह लें, तो फिर ये कंफ्यूजन खत्म हो जानी थी. पिक्चर से अगर कोई समझना चाह रहा है तो उसकी कंफ्यूजन कैसे दूर होगी भाई. मसला ये है कि पहली केस में जो इसका ऊपर वाला जो मैंने ड्रा किया है उसके मुताबिक पहला केस नहीं, यहाँ 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 एंड 5. तो ये 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 ये
हाँ जी चले। ये है इनटू फंक्शन है कि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद है बी में जो ए के साथ पेयरिंग नहीं हुई हुई, जबकि इस केस में 1 2 3 4 1 पेयरिंग होगी। ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी बी के साथ दो दफा पेयरिंग हुई होगी, और बी में कोई ना कोई एक ऐसा मौजूद होना चाहिए जो उसके साथ मौजूद ना हो। और ये ऑप्शनल मैं इसलिए कहता हूँ कि ऑप्शनल के केस में जब ये ऑप्शन नहीं यूज करेंगे हम, यानी कि इधर ये एलिमेंट खत्म हो जाएगा तो ये लास्ट कैटेगरी हो जाएगी, 1 to 1 नॉन टू फंक्शन बन जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। बाइजेक्टिव फंक्शन इंजेक्टिव और सरजेक्टिव का यूनियन होता है, को दोनों को मिला के बनता है, यानी कि वो इंजेक्टिव बी रहेगा और सब्जेक्टिव सरजेक्टिव बी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शनल कहा था। तो लेकिन अगर आपने उसको इंजेक्टिव ही रखना है तो इधर कोई ना कोई एक एलिमेंट होना चाहिए। अब ये आपने याद रखना है, ठीक है, फर्क याद रखना है ए फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी में, कि थर्ड कैटेगरी में कोई ना कोई 1 to 1 पेयरिंग होती है और कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होता है बी में जो ए के साथ पेयर नहीं हुआ होता, जबकि फर्स्ट कंडीशन में ये फर्स्ट केस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, दो तीन एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए, ये तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 to 1 ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि इस कैटेगरी में ए में इस पिक्चर को दोबारा देखें, अगर इसमें से ये रिलेशन ख़त्म कर दें और इसको यहाँ कर दें, चलें ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये इस केस में ये इनटू फंक्शन है सिर्फ, और ये रिलेशन मैं ख़त्म कर दूं, ये जो अभी ख़त्म किया मैंने, इसको मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ कि इससे कर देता हूँ, ये रिलेशन अगर मैं ख़त्म कर दूं तो ये बन जाएगी थर्ड कैटेगरी, 1 to 1 एंड इनटू फंक्शन बन जाएगा। यही फ़र्क है इनका और इसका और इसका। जबकि आखिरी केस इंतहाई आसान है, 1 to 1 है, कोई भी बी का ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो ए के साथ पेयर नहीं हुआ होगा, और कोई भी ए या बी का ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसकी डबल पेयरिंग हुई होगी। तो ये 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ये अब आपने फ़र्क याद रखने हैं, इस मेरे लेक्चर को बार बार देखें, ये बार बार पढ़ें और इनको अपने जहन नशीन करें, तो फिर जाके कई बात बनेगी। अब आगे चलते हैं जी। अ, उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया सेट बिल्डर नोटेशन फॉर ए फंक्शन, तो उसमें यही बता रहा है कि हमें पता है कि सेट बिल्डर नोटेशन जो है कि वो मोर कन्वीनियंट और इजी है इनफिनिट सेट्स के लिए। तो वो बात उसकी बिल्कुल ठीक है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेट बिल्डर नोटेशन यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें वो इधर बता रहा है कि एक स्क्वायर फंक्शन है सेट बिल्डर notation for a function f1 to 1 है 2 4 3 9, ये आप इजीली देख सकते हैं कि स्क्वायर कर रहा है नंबर्स को, और ये इन्फिनिट नंबर्स होंगे इस फंक्शन में, तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ एफ इज नेचुरल नंबर हैं और उनको स्क्वायर कर रहा है ये फंक्शन, और इसकी रेंज भी हो जाएगी 1 4 9 16 अप टू सो ऑन। चलें, तो इस फंक्शन में ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना ज़्यादा इजी है इस तरह, रादर के इसे ये ऊपर वाली दो कैटेगरीज में लिखा जाए, ये इतनी ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। ये बस वो कहना चाह रहा है कि फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी ये सारा लिखने की बजाय इस फंक्शन को इस तरह हम लिख सकते हैं, इक्वेशन से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, x इज ए नेचुरल नंबर। ये इतना सारा कह रहा है,
और फिर आखिर में एक और स्टेटमेंट कह रहा है, ये अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा है ना हमने, यहाँ हमने अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा है। ये पेंसिल को क्या हुआ, ये क्यों कर रही है? चार्ज तो सही है। अच्छा जी, तो उसमें ये कह रहा है कि अलजेब्रिक एंड कैलकुलस इन अलजेब्रा एंड कैलकुलस द डोमेन ऑफ मोस्ट फंक्शन इज रियल एंड इफ एविडेंट फ्रॉम द कंटेक्स्ट जनरली इमिटेड। वो कह रहा है कि ठीक है, इस केस में आपको पता है कि अलजेब्रा और कैलकुलस में ज़्यादातर फंक्शन की जो डोमेन और रेंज है वो रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। जब ऐसा केस हो तो ज़्यादातर इसको ओमिट ही कर दिया जाता है, बजाय इसके कि बार बार इनको मेंशन किया जाए। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं ये पढ़ा चल के यहाँ से मैं आपको दिखा देता तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता। ये यहाँ से पढ़ा है मैंने सारा। ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन यहाँ कह रहे हैं इन अलजेब्रा एंड कैलकुलस द डोमेन ऑफ मोस्ट फंक्शन। तो ये आप पढ़ लें, अच्छा है। ये जो भी कह रहा है उसे पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंक्शंस, लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शंस, ये बड़ी डिटेल में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप पढ़ते आए हैं, आपको पता ही है किस तरह की होती है। सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं, इस फॉर्म की इक्वेशंस को अभी पीछे भी मैंने बताया था। सी, इसको आप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास स्ट्रेट लाइन ही आएगी। डिपेंड करेगा, अगर m इज ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन आएगी जो मैंने ड्रॉ की है। ठीक है, m के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे जैसे m बढ़ता जाएगा ये इसके करीब आती जाएगी, y एक्सिस के करीब आती जाएगी। और जैसे जैसे m कम होता जाएगा ये y एक्सिस से दूर होती जाएगी। और अगर m नेगेटिव होगा, चलें इसको ना मिटाएं और ये ब्लू कलर कर लें। और m अगर नेगेटिव होगा तो ये फिर इस तरह होगी। और ठीक है जी, सी से क्या फ़र्क पड़ेगा इसे, सी से ये फ़र्क पड़ेगा कि सी अगर तो ज़ीरो है तो ये सेंटर से गुजरेगी, सी अगर वन है, पॉजिटिव वन है, तो ये पीछे से गुजरेगी यहाँ से। और सी अगर नेगेटिव वन है तो ये यहाँ से गुजरेगी। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एग्जांपल्स मैं आपको दिखा दूँ इसकी जाके। कहाँ ड्रा की थी, ये है वो लाइंस जो मैंने ड्रा की थी। ये एग्जांपल है आपके सामने। पहले ऊपर मैं लिख लूँ इसको, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस। 2.10.1 linear and quadratic ये है जी। अच्छा, अब इसमें देखें मैंने ये फिर उसी सॉफ्टवेयर में मैंने किया, और मैं आपको बता दूंगा जल्दी, बल्कि आपको आपको आ भी जाएंगी, आप फॉलो करते रहें। बल्कि आप ये खुद ड्रा किया करेंगे, बहुत आसान है इसको ड्रा करना। ये देखें, ये फंक्शन है माइनस एक्स, क्योंकि ये माइनस एक्स और ये फंक्शन है माइनस एक्स, और ये है माइनस एक्स प्लस वन, ऊपर वाला ये माइनस एक्स प्लस वन है, ये माइनस एक्स है। तो ये देखें, माइनस एक्स वाली जो है वो बिल्कुल सेंटर में से गुजर रही है। ठीक है, आपको अभी बताया था कि ये ऐसे बिल्कुल सेंटर में से गुजर रही है। और उसमें प्लस वन किया हुआ, माइनस में प्लस वन किया हुआ था, यहाँ से गुजर रही है। टू, ये नीचे देखें यहाँ, इसकी वैल्यू टू, ये लाइन टू एक्स माइनस टू है, और ये लाइन टू एक्स है। ठीक है, और भी ज़्यादा मैं प्लॉट इसी पे कर सकता था, मैंने कहा फिर वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाना था, बहुत ज़्यादा लाइंस हो जानी थी, कंफ्यूजन ही क्रिएट होनी थी।
इस वजह से मैंने नहीं ज़्यादा की, लेकिन जनरल फॉर्म इनकी वही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस केस में c माइनस टू है, इस केस में c ज़ीरो है, इस केस में c, हाँ ये इंटरेस्टिंग केस है, प्लस वन कह ले, हाँ m माइनस वन है, और इस केस में c ज़ीरो है जबकि m माइनस वन है। तो क्वाड्रेट लीनियर इक्वेशंस हैं, इन लीनियर इक्वेशंस की जो भी आप ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये लीनियर की पहचान होती है कि जब इनको ग्राफिकली ड्रॉ किया जाता है तो ये लीनियर कहलाती हैं। फंक्शंस भी, फंक्शंस और सिस्टम्स एक अलग कंसेप्ट है, वो ज़रा थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है। जो फंक्शंस हैं वो भी लीनियर होते हैं और सिस्टम्स भी लीनियर हो सकते हैं, और ये बड़ी अहम चीज़ है लीनियरिटी। लीनियर फंक्शंस और लीनियरिटी ये बहुत अहम चीज़ है। लीनियरिटी को इस वक्त छोड़ दें, ये पूरा एक अलग से टॉपिक है, और इस टॉपिक की आगे चल के बुनियाद बनता है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स और डीएसपी। और सिग्नल्स एंड सिस्टम्स एक हमने सब्जेक्ट पढ़ा था, डीएसपी मींस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और कंट्रोल सिस्टम्स। ये ये उसकी बुनियाद है, इन दोनों सब्जेक्ट्स की ये सिग्नल्स एंड सिस्टम्स बुनियाद है। उसमें ये कंसेप्ट लिनियरिटी का, लीनियर फंक्शन इंतहाई ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और अगर ये आपको फंक्शंस का कंसेप्ट नहीं आता तो ना आप कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर बन सकते हैं, ना आप डीएसपी इंजीनियर बन सकते हैं। और ये दोनों मिल के ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ये मिसाइल्स बनाने में। जो भी आप ऑटोमेटिक चीज़ें सोच सकते हैं वो कंट्रोल सिस्टम से ही तकरीबन बनती हैं। और आजकल क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आलात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो समझिए उनमें डीएसपी चिपें ज़रूर लगी होंगी। तो आप इन कंसेप्ट्स की अहमियत जान सकते हैं कि ये आगे चल के कितने ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और कितने यूज़फुल हैं। अगर आप इन चीज़ों में कमज़ोर हैं तो डोंट थिंक कि आप कल को जाके इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं या उनमें कंट्रीब्यूशन आपकी कोई हो सकती है, फिर आप कोई और काम करेंगे, ये काम नहीं आप कर सकते। अगर आपने साइंटिस्ट बनना है, कोई अच्छा इंजीनियर बनना है, इंजीनियर से खासकर इंजीनियर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, साइंटिस्ट के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। कोई आपने पाकिस्तान को कोई मिसाइल बना के देना है, डिज़ाइन करके देना है, कोई नया कंसेप्ट, कोई टैंक, ये इस तरह की चीज़ें, ऑटोमेटिक चीज़ें, रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। तो फंक्शन ही फंक्शन उसमें आपको, और उसमें लीनियरिटी का कंसेप्ट है। असल में ज़्यादातर चीज़ें होती हैं नॉन लीनियर। अब ये क्या चीज़ें हैं छोड़ें उसको, लेकिन नॉन लीनियर को किस तरह हैंडल करना है मैथमेटिकली, उसके लिए लीनियरिटी आना चाहिए, लीनियर चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए, फिर ही आप नॉन लीनियर को हैंडल कर पाते हैं। एक तरीका नॉन लीनियर चीज़ों का है कि इसको लीनियर बना के किया जाए, लेकिन वो एक एक पॉइंट पे, मसलन ये है ना, ये नॉन लीनियर एक ग्राफ है, तो इसको लीनियर बनाना है तो इधर एक टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट पे इसको लीनियर बना के एनालिसिस करना पड़ेगा। तो फिर नॉन लीनियर चीज़ को भी आप लीनियर बना के कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं लीनियरिटी की कितनी ज़्यादा अहमियत है। चलें, ये थोड़ा सा आपको बताया इन चीज़ों की अहमियत, और आगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी है। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरे ख्याल में मैट्रिक में आपने पढ़ा है, इस फॉर्म का होता है 2x+1 इज इक्वल टू ज़ीरो। जर्नल फॉर्म इसकी यही होगी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ आप इसको भी, यहाँ भी ए लिख दें, ए लिख लें यहाँ, हाँ चलें, एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक है, ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, और इनकी वैल्यू कम्प्लेक्स भी हो सकती है। अब तो आपने कम्प्लेक्स नंबर्स भी पढ़ लिए हैं। मैट्रिक में उन्होंने क्वेश्चन दिए आपको, ऐसे दिए थे जिसमें ए बी सी रियल से, और इसके रूट्स क्या आते हैं वो आगे चल के चैप्टर 4 में हम देख लेते हैं, रूट्स भी इसके आते हैं, रियल ही आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको आप ड्रा करेंगे तो इसकी फॉर्म कुछ इस तरह की होती है। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर को हमने प्लॉट किया,
तो चाहे इसमें आप बी और सी भी ऐड कर दें तो शेप इसकी इसी तरह की ही रहेगी। वो अभी प्लॉटिंग यहाँ नहीं की, प्लॉटिंग आगे काफ़ी आएगी तो वो अब हम वहाँ जाके देख लेंगे प्लॉटिंग वगैरह को। अभी हम चलते हैं। रफ स्केच इनका पूछ रहा है, मेरा नहीं ख्याल ये क्यों पूछ रहा है इनको यहाँ, कोई तुक नहीं बनता, नहीं पूछना चाहिए इसको अभी। लेकिन चलें, करवा रहा है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको, ताकि सारे आपका कवर हो जाए, कोई इसमें चीज़ रह ना जाए। हाँ, किधर गया? किधर गए जी ये है। चलें, ये पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ ये छोटा है तो चलें जी, पढ़ के देख लेते हैं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो हम मिस कर रहे हैं। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। वाई इसके इक्वल है, represents a स्ट्रेट लाइन। तो ये जो इसने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है वो मज़ीद जर्नलाइज्ड फॉर्म है। इसको उसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। बी वाई विल बी इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी हो जाएगा, और वाई विल बी इक्वल टू ए ओवर बी माइनस सी ओवर बी हो जाएगा। तो इस केस में इसे एम कर लें, एम एक्स, और ये सी डैश इसे कर लें। चलें, ये फिर उसी फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस कैन इजीली, कहता है इनका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करके देखा जा सकता है। ये स्ट्रेट लाइन है, और जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड डिग्री इक्वेशन है, सेकंड डिग्री इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इन इसका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास। चलें, ये इसने अच्छा, द यहाँ से देखते हैं। द इक्वेशन डिफाइनिंग द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बता रहा है कोरिस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन एक्स, वैल्यूज ऑफ y आर 0.54। ये जो भी प्लॉट करके उसने वैल्यूज ली हैं वो ये हैं। मैं भी आपको ये प्लॉट करके अभी उसी सॉफ्टवेयर में दिखा देता हूँ, ये इसमें कोई मसला नहीं है। Points joining them mean the smooth curve and extending up, we get upwards, we get the required graph। We notice that the entire, अच्छा ये अब कंक्लूजन ज़रा अहम है। पहली उसने ड्रॉ की है कि एंटायर ग्राफ वो इससे अबव है, एक्स एक्सिस से ऊपर है। टू इक्वल एंड अपोजिट वैल्यूज ऑफ एक्स कोरिस्पॉन्ड टू एवरी वैल्यू ऑफ वाई बट नॉट वाइस वर्सा, के हर एक्स की वैल वाई की वैल्यू असाइन हो रही है दो एक्सिस को, ठीक है। यानी कि एक्स अगर -4 और +4 है तो दोनों केसेस में हमें 16 मिलेगा। वही आप कंसेप्ट देखें कि हर पॉइंट दो दो के साथ पेयर हो रहा है, ठीक है।
एज एक्स इंक्रीजेज न्यूमेरिकली वाई इंक्रीजेज एंड देयर इज नो एंड टू देयर इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाता है वाई बढ़ता जा रहा है और उसका कोई एंड नहीं है। इंक्रीज का आई मिसिंग है। दस द ग्राफ गोज infinity upwards. Such a curve is called parabola. The students will learn about it in next class. The second year में हम इस parabola को बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। मुझे नहीं पता इसने यहाँ ये क्यों इंट्रोड्यूस करवा दिया, इसने करवा दिया तो फिर मुझे भी थोड़ा बहुत ब्रीफली कवर करना पड़ा। इनवर्स फंक्शन, या शायद वो ये बताना चाह रहा है कि ये ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ना कि सिर्फ सेट्स की फॉर्म में। ये यानी कि प्लॉटिंग भी होती है और इनकी बड़ी अहमियत है, वो शायद ये कहना चाह रहा है और इसलिए इसने यहाँ इनको करवाया। इनवर्स होता है किसी फंक्शन का इनवर्स। अच्छा, इनवर्स वो उसमें क्या था, एक एडिटिव इनवर्स पढ़ा था हमने, ए प्लस नेगेटिव ए इज इक्वल टू ज़ीरो, जो हमें ज़ीरो दे दे। और क्या था उसमें, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में वन ओवर ए, जो कि आइडेंटिटी, जो ऐसा फंक्शन जो हमें आइडेंटिटी दे दे। तो इनवर्स फंक्शंस के केस में क्या होगा, ऐसा फंक्शन जिसको इन्वर्स करके उसी पे अप्लाई करें तो वो हमें वापस मिल जाए वेरिएबल। फर्ज करें एक्स है ना, एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स क्या करता है, इसको स्क्वेयर कर देता है। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा स्क्वेयर रूट होगा। ठीक है। इस केस में जब एफ डैश एक्स में एक्स स्क्वेयर को लाए हैं इसमें, एफ डैश स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ऑफ स्क्वेयर, तो एक्स मिल गया ना हमें वापस, हमें वही फंक्शन वही वेरिएबल मिल जाए, उसे उसका इन्वर्स कहते हैं। ये या इसको इसने डैश की बजाय ना इन्वर्स के साथ इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हम भी इसी तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं। समझ लगी। और इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, दो तरीके हैं। अगर तो सेट फॉर्म में लिखा है तो रेंज और डोमेन को चेंज कर दें। ठीक है। यहाँ अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा है तो डोमेन पहले लिखना चाहिए था, लेकिन चलें। चेंज एक्स एंड वाई, इंटरचेंज बल्कि लिखना चाहिए था, इंटरचेंज कर लें। ठीक है, इंटरचेंज एक्स एंड वाई और हमें ये इन्वर्स मिल जाएगा। तो ये फंक्शन है एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू, इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, जो कि ये खुद ही है, यानी कि ये फंक्शन अपना इन्वर्स खुद ही है। एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स होगा एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री, जो कि ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स माइनस, या बल्कि माइनस एक्स प्लस थ्री। थोड़ा सा ऐसे करके लिख लें, माइनस एक्स प्लस थ्री, ये होगा। एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, जो कि है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अच्छा, इसमें कोई चीज़ फंक्शन है कि नहीं है, ये मैं आपको बताता चलूँ। अब क्योंकि ये प्लॉटिंग भी इसने करवाई है और ये पूछ रहा है और इन्वर्स का भी ये इधर ले आया है, ये फंक्शन नहीं होगा, इट विल नॉट बी ए फंक्शन। ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन ठीक है, जबकि ये फंक्शन नहीं है। अब बंदा पूछे जी कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। एक तो वही तरीका है कि इसका आप ड्रा करके देख लें इसको। इसकी वजह ये है कि आप इस फंक्शन को नहीं सॉरी, ये उल्टा हो गया ना, ये यहाँ ये लिखना था स्क्वायर। इसको आप ड्रा करके देख लें, y इधर लिखें, अभी आपको पता चलेगा कि क्यों। फर्ज करें कि x है फोर, ठीक है, x है फोर, तो वाई स्क्वेयर क्या हो जाएगा, प्लस
y आ जाएगा, जब दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे, +-2। ठीक है। इसको ना असल में ये था, हाँ, y आ जाएगा +-2, 4 के केस में। तो ये y 4 है, ये 2 के साथ भी पेयर हो रहा है और ये -2 के साथ भी पेयर हो रहा है। तो आपको याद होगा कि इसको हम फंक्शन नहीं लेते इस तरह। एक पॉइंट अगर दो के साथ जाके पेयरिंग करे तो उसे फंक्शन नहीं लेते। एक तो तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका ये होता है फंक्शन देखने का, ये बड़ा अहम बताने लगा हूँ आपको, ये आगे भी चल के इस्तेमाल होगा। इसका अगर आप ड्रा करेंगे ना ग्राफ, ये वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स, यहाँ आप एक वर्टिकल लाइन लगाएं। ये वर्टिकल लाइन क्या कर रही है, यहाँ भी काट रही है, यहाँ भी काट रही है। किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करें और उसे किसी भी जगह वर्टिकल लाइन लगाएं, अगर वो किसी भी जगह उसे दो पॉइंट्स पे कट करती है तो वो फंक्शन नहीं होगा। कैसे? ये फंक्शन फिर कैसे, हमने बताया था कि ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्केयर। इसे आप कहीं भी कोई वर्टिकल लाइन लगाएं वो इसे एक ही जगह पे कट करती है, तो इसलिए ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। इसको फंक्शन बनाना हो अगर, तो इसे फंक्शन करेंगे वाई स्केयर को, जब एक्चुअली हम ऐसे करते हैं y इज इक्वल टू, तो ये +-x आता है। इस केस में अगर आप सिर्फ एक वैल्यू ले लें प्लस वाली या मे बी y वाली, तो ये अलग अलग तो फंक्शन है लेकिन इसके साथ मिलके ये फंक्शन नहीं रहता। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन इस केस में इस इक्वेशन का मतलब है कि ये इसके इक्वल है। आप ये नहीं कर सकते एक वैल्यू लें और दूसरी रिजेक्ट करें, या तो आप बताएं कि हम एक को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स लिखा तो फिर वो रिजेक्ट नहीं हो रही। जब एक वैल्यू आपने रिजेक्ट कर दी, ये बढ़ता जाएगा, सैचुरेट नहीं होगा ये फंक्शन, आहिस्ता 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 बढ़ेगा लेकिन बढ़ता जाएगा। अब आप कहीं भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये ऐसे ही होगा। और ऊपर सेट के केस में, सेट के केस में जब आपने एक नेगेटिव वैल्यू इग्नोर जो कर दी, तो x जब 4 होगा तो इधर +2 के साथ ही उसकी कोरिस्पोंडेंस होगी ना, 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस हो जाएगी और ये फंक्शन हो जाएगा। ये याद रखिएगा। इन्वर्स ड्रा करने का मैंने आपको तरीका बता दिया और ये बड़ा अहम तरीका मैंने आपको बताया वर्टिकल लाइंस ड्रा करके। ये भी याद रखिएगा, ये आगे भी आपके काम आएगा, सेकंड ईयर में भी ये हम देखेंगे इसको। ये आपकी बुक ने नहीं बताया होगा वर्टिकल लाइंस वाला तरीका। तो बाकी एग्जाम्पल 6 है, उसमें वो इन्वर्स कह रहा है उनके फाइंड आउट कीजिए। तो इन्वर्स उनके इंतहाई आसान है, तो वो मैं देख लेते हैं इन्वर्स उसके। और वो पूछ रहा है कि वो फंक्शंस भी हैं कि नहीं हैं। अच्छा, इसमें पहला जो है मैं ले आऊँ, उसने ज़रा एक अहम बात डिस्कस कर ही दी है, मैं बुक ही ले आऊँ सारा लिखने की बजाय। ये एग्जाम्पल 6 है। चलें, मैंने इससे पढ़ा है तो मेरे ख्याल में ये अहम चीज़ है, तो ये डिस्कस कर लें हम ज़रा।
चले, ये कह रहा है कि इसका इन्वर्स करें। पार्ट वन का इन्वर्स आपको पता है कि ऑर्डर चेंज कर देंगे, जो कि इसने इस केस में यही किया है कि ऊपर पार्ट वन देखें, 1 1 था, 2 4 था, 3 9 था, 4 ये है। तो ये उल्ट करेंगे तो 1 1 आ जाएगा, उसके बाद 4 2 आ जाएगा, उसके बाद 9 3 आ जाएगा, उसके बाद 16 4 आ जाएगा। चलें, ये सब कुछ हो जाएगा। दूसरे केस में इस केस में इन्वर्स मैंने बताया था आपको कि y और x को आपस में बदल दें, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y+3। ये इसका इन्वर्स ऐसे करके लिख लें। और थर्ड केस में था, अच्छा ये इंटरेस्टिंग केस है, a²। अब इसमें x और y को आप बदलें आपस में, तो ये y² प्लस x² इज इक्वल टू a²। ये फिर वही उसी के इक्वल है, तो इसका भी इन्वर्स। ये सर्कल की इक्वेशन इसने ड्रॉ की है यहाँ, तो ये भी नेक्स्ट चैप्टर बुक में हम जाके पढ़ेंगे, वो भी अपने आप के इक्वल होता है। चलें, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। सर्कल को काफ़ी डिटेल से हम चल के पढ़ेंगे। ये ए जो है रेडियस है उस सर्कल का। ये फर्ज करें अगर 3 के इक्वल है, तो ये एक सर्कल बन रहा है यहाँ पर। ऐसे एक सर्कल बनेगा जिसका रेडियस 3 होगा। बल्कि इतना बुरा जो मैंने सर्कल बनाया है, जब मुझे सॉफ्टवेयर अलाउ कर रहा है कि मैं अच्छा सा सर्कल बनाऊँ, तो क्यों ना बनाऊँ। चलें, ये जो सर्कल है, चलें, ये 3 रेडियस का ये सर्कल बन गया। अगर ये इसकी इक्वेशन होगी x² प्लस y² इज इक्वल टू 3² 9 होना चाहिए, इसको 9 होगा, ये याद रखना आपने। इसको सेकंड ईयर में बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। ये आप देख सकते हैं कितना सिमेट्रिक था। ये भी आपने देखा था, सिमेट्रिक था एक्स एक्सिस के अगेंस्ट। ये भी सिमेट्रिक है। ये भी एक लिहाज से नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये आज का लेक्चर हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।